तो एक सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है कि भाई सरकार और ज्यादा पैसे क्यों नहीं छाप देती, खासकर जब इकोनॉमी की हालत थोड़ी डामाडोल हो, है ना। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, अपने बटुए में जो भी नोट है उसे निकाल कर देखिए। उस पर एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और ठीक नीचे होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी वादा है। और यहीं से वो असली सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर ये सिर्फ एक वादा ही तो है, तो ऐसे और ज्यादा वादे करने में हर्ज ही क्या है। क्यों नहीं सरकार और आरबीआई मिलकर ढेरों नोट छाप देते, देश की सारी परेशानियां, गरीबी सब एक झटके में खत्म। सुनने में तो कितना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो वादा है ना कागज पर, इसकी अपनी एक वैल्यू है, एक कीमत है। देखिए, आरबीआई गवर्नर के उस सिग्नेचर और उस वचन के बिना 500 का नोट क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ कागज का एक टुकड़ा, है ना। वो सिग्नेचर ही है जो उस कागज के टुकड़े में जान डालता है, उसे 500 रुपए की वैल्यू देता है। तो ये वादा करता कौन है आखिर? ये वादा करता है भारत का सेंट्रल बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये जो पैसे बनाने की पूरी मशीनरी है, ये आखिर काम कैसे करती है। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर बनाया गया था। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब ये सरकारी हो गया। और अब ये सीधे वित्त मंत्रालय के अंडर आता है। इसका मेन काम क्या है? करेंसी को मैनेज करना, देश के विदेशी मुद्रा भंडार को संभालना और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता बनाए रखना। अब देखिए, नोट छापना कोई ऐसा वैसा काम नहीं है कि जब मन किया मशीन चालू कर दी। नहीं, इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आरबीआई ये हिसाब लगाता है कि बाजार में कितने नए नोटों की जरूरत है। फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करते हैं। जब सब तय हो जाता है, तब जाकर नासिक, देवास, मैसूर और सल्बोनी में जो 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, उन्हें ऑर्डर भेजा जाता है। मतलब ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड और सोचा समझा प्रोसेस है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर क्यों अनलिमिटेड नोट्स नहीं छापे जा सकते। इसका पहला बड़ा कारण एक नियम है, एक ऐसा नियम जिसे हम सोने की हथकड़ियां भी कह सकते हैं। यही वो नियम है जो आरबीआई के हाथ बांध देता है। इस नियम का नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो MRS। ये 1957 से चला आ रहा है। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि आरबीआई जितने भी नोट छापेगा, उसके बदले में उसे अपने पास एक मिनिमम वैल्यू की संपत्ति, मतलब एसेट्स रखने ही होंगे। तो ये मिनिमम संपत्ति है कितनी? ये है 200 करोड़ रुपए। आरबीआई को हर हाल में, हर समय कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति अपने पास रखनी ही पड़ती है। और ये 200 करोड़ भी 2 हिस्सों में बटे हैं। इसमें से 115 करोड़ रुपए का तो होना चाहिए सोना, और बाकी के 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी। तो समझे, असल में यही 200 करोड़ का रिजर्व है जो गवर्नर के उस वादे को मजबूती देता है, उसकी नींव है। सोचिए, अगर आरबीआई इस रिजर्व के बिना ही नोट छापने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना वादा तोड़ रहा है। और जिस दिन वादा टूटा, उस दिन करेंसी पर से लोगों का भरोसा और उसकी वैल्यू दोनों ही खत्म। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा कारण है, और शायद सबसे खतरनाक वाला, महंगाई का राक्षस, जिसे हम इकोनॉमिक्स की दुनिया में इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का फंडा बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए, जब मार्केट में पैसा तो बहुत सारा आ जाए लेकिन खरीदने के लिए सामान उतना ही हो, तो क्या होगा? बहुत सारा पैसा बहुत कम सामान के पीछे भागेगा, और नतीजा, चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। चलिए इस पूरी चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने फैसला किया और खूब सारे नए नोट छाप दिए। इसका पहला असर क्या होगा? अचानक से हर किसी की जेब में पहले से ज्यादा कैश आ जाएगा। लोगों की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और जब जेब में पैसा होता है तो लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो हर चीज की डिमांड एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएगी। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। डिमांड तो बढ़ गई, पर फैक्ट्रियों में सामान बनने की स्पीड यानी सप्लाई, वो तो रातों रात नहीं बढ़ सकती ना। तो फिर क्या होगा? डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। नतीजा, कीमतें फट पड़ेंगी। जिस चीज के लिए कल तक 10 रुपए लगते थे, उसके लिए अब शायद 100 या 1000 रुपए देने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन देशों ने ये शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की है, उनका बहुत बुरा हश्र हुआ है। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। दोनों ने सोचा कि अपनी आर्थिक दिक्कतों को नोट छापकर ही सुलझा लेंगे। उन्होंने अंधाधुंध पैसा छापना शुरू कर दिया और नतीजा तबाही। वेनेजुएला में आज 1 लाख बोलीवर का नोट रद्दी के बराबर है। और जिम्बाब्वे, वहां तो इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन मोड में ही चली गई, मतलब पूरी तरह से बर्बाद। जरा इस नंबर को देखिए, 79.6 अरब%। नहीं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। साल 2008 में जिम्बाब्वे की महंगाई दर का अंदाजा इतना लगाया गया था। सोचकर देखिए, 79.6 अरब%। इस नंबर को तो ठीक से सोच पाना भी नामुमकिन है। वहां हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए भी नोटों की बोरियां भर भर कर ले जानी पड़ती थीं। सचमुच पैसे की कीमत उस कागज से भी कम हो गई थी जिस पर वो छपा था। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचिए, उस पैसे की असल में क्या कीमत रह जाती है, जिसके पीछे का वादा ही खोखला हो चुका हो। कुछ भी नहीं।